अब हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट डायरी के बारे में। टाइम मैनेजमेंट डायरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों का सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आज तक किसी का भी सिलेक्शन टाइम मैनेजमेंट और सही डायरेक्शन के बिना ना तो हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए एक्चुअली में आपको क्या करना होता है और ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, आपको एक डायरी की ज़रूरत होती है जिसमें आप कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकें, नोट डाउन कर सकें सिस्टमैटिकली, और आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें, तो आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। अब आप यहाँ पर एक टाइम मैनेजमेंट डायरी देख रहे हैं। ये भी एक सामान्य सी डायरी है, लेकिन कब तक? जब तक इस डायरी के पीछे आपके कोच का बैकअप नहीं है। वो कोच जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, जब वो इस डायरी के पीछे आपके साथ काम करना शुरू करते हैं, तो ये डायरी एक सामान्य डायरी से बहुत ज़्यादा अलग और विशेष हो जाती है। अब ये डायरी किसी भी एक सामान्य डायरी से जिस पर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कैसे अलग है, ये समझने से पहले वी हैड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप डायरी पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में लिखा है टुडेज एम। लेट मी पॉइंट आउट टुडेज एम। सपोज करिए आपने डिसाइड किया है कि आप एज अ मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और आपने डिसाइड किया है कि आप टोटल 10 आवर्स की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप दिन में तैयारी का शेड्यूल बनाते हैं तो आपका एक प्राइमरी फंक्शन होता है जिस पे आपको एटलीस्ट दिन में 6 घंटे का समय देना होता है। सेकेंडरी फंक्शन के तौर पे करंट अफेयर्स हमेशा रहता है और ये पूरे साल रहता है। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैपिंग करते हैं, वॉट एवर यू डू, बट प्राइमरली आप जो सब्जेक्ट चुनते हैं उस पर आपको 6 घंटे एटलीस्ट काम करना होता है। तो ज्योग्राफी जैसे हमने एज अ मेन सब्जेक्ट चुना, एज यू कैन सी इन द डायरी, तो हमने ज्योग्राफी सपोज करिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी मैंने पॉइंट आउट किया। आप एक टॉपिक उठाएंगे, ये तो सब्जेक्ट हो गया। कॉलम्स देखिए, यहाँ पर सबसे कॉर्नर में सब्जेक्ट है, फिर टुडेज टॉपिक विच हैव टू बी फिनिश्ड, जो आपको कवर करना है। एक्सपेक्टेड टाइम, आप उम्मीद करते हैं कि कितना समय आपको लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में, और ज़रूरी तो नहीं जो आपने एक्सपेक्ट किया है वैसा हो ही, समटाइम्स उससे ज़्यादा या उससे कम समय लग सकता है। तो सपोज करिए कि आपने एक टॉपिक उठाया ज्योग्राफी का, टॉपिक का नाम था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वॉट एवर सोर्स यू वांटेड टू यूज़ आप कर सकते हो। हम एनसीईआरटी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यू विल गेट अ चैप्टर देयर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो आपको वो टॉपिक यहाँ पर मेंशन करना है। आपने डिसाइड किया कि आप 2 घंटे में इसे कवर कर लेंगे, लेकिन आपको इसे कवर करने में 2 आवर्स 15 मिनट का समय लग गया। देखिए, ये तो उन लोगों के लिए है जो हैबिचुअल हो गए हैं, डायरी को फिल करते करते आदती हो गए हैं। वो लोग जो शुरुआत करते हैं अपने कोच के साथ इस तैयारी में, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप टाइम भी मेंशन करें। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एज मैंने इस टॉपिक को 10 बजे स्टार्ट किया 10 AM पर, और मेरा प्लान था कि मैं इसे 12 PM तक कंप्लीट कर लूँगा, और मुझे इसे कंप्लीट करने में 12:15 PM लग गए। हम ऐसे टाइम को मेंशन करते हैं, तो इससे कोच को फ़ायदा हो जाता है। अब उन्हें आपको डायरेक्ट करने में ज़्यादा मदद मिलती है, वो आपको अच्छा सुपरविजन दे सकते हैं, बिकॉज ही नोज़ कि आप कब क्या कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने दूसरा टॉपिक ऐसे मेंशन कर दिया, प्लेट टेक्टोनिक थियरी 2.5 घंटे में पढ़ना था, 3 घंटे लग गए। ठीक है, उसके बाद आप सपोज करिए कि न्यूज़पेपर हर दिन हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो न्यूज़पेपर में आपने कोई वीडियो देखी, एडिटोरियल देखा, जैसे कि यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस को डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आप या न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। टॉपिक्स को ज़रूर मेंशन कर दीजिए, बिकॉज फिर कोच के लिए उन पर क्वेश्चन पूछना आसान होता है। तो इफेक्ट ऑफ यूएसए सैंक्शन ऑन इंडिया ईरान रिलेशन, जो यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं वो इंडिया और ईरान के संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा, बिम्स्टेक की क्या सिग्निफिकेंस है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है, ये टॉपिक्स आपने न्यूज़पेपर में पढ़े और आपने उन्हें इस डायरी में मेंशन कर दिया। ये तो आपका पूरा स्टडी शेड्यूल हो गया, ये इस डायरी पर उतर आया, जो आपने पढ़ा वो यहाँ पर उतर आया। अब आपको हर दिन कुछ न कुछ रिवाइज करना होता है, ये आपकी तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। रिविज़न ज़रूर करें। रिविज़न करने के लिए आपको इसी डायरी का सहारा लेना है। सपोज़ करिए आपने पॉलिटी कल पढ़ी थी, 2 दिन पहले पढ़ी थी, या 1 हफ्ते पहले पढ़ी थी, और आपने डिसाइड किया कि आज आप पॉलिटी के उन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब आपने यहाँ पर पॉलिटी मेंशन कर दी, ये रिवीजन का पूरा प्लान है। ठीक है, पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट रिवाइज आपको करना है, फेडरलिज्म और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरी में, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपने डिसाइड किया 2 घंटे में रिवीजन हो जाएगा, 2 घंटे में हो गया। रिवीजन आसान होता है, आप स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। फिर आपने आंसर राइटिंग का डिसीजन लिया कि आप एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, आंसर राइटिंग के लिए आपने एक टॉपिक चुना, दैट वाज
जुडिशियल रिव्यू या फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। अब आंसर राइटिंग करने के कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग तो जो आपके कोच होते हैं वो स्पेसिफिक तरीके से देते हैं। एक जनरल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हम एक आंसर लिखते हैं, टाइमर लगा के अगर आप लिखें तो एक जनरली आंसर को लिखने में 25 मिनट आधे घंटे का समय लग जाता है। हम यूजुअली छोड़ देते हैं वहाँ पर आंसर को, वो टॉपिक एक्चुअली में वहाँ कंप्लीट नहीं होता, सिंस आपको अच्छी क्वालिटी के आंसर्स लिखने हैं और कम समय में लिखने हैं। तो आप एक बार फर्स्ट राउंड में 25 मिनट्स में आंसर लिखते हैं, तो फिर आप थोड़े से पॉइंट्स को ओवरव्यू करिए, कुछ नए पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं क्या, टाइम को और घटाने का प्रयास करिए। अब आपको टॉपिक्स के पॉइंट्स पता हैं तो आप आराम से और कम समय में अच्छी क्वालिटी का आंसर लिख सकते हैं। तो आपने अगले राउंड में आंसर को 10 मिनट में लिखा और फिर आपने उसी आंसर को तीसरी बार लिखा और 7 मिनट में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये पूरी तैयारी जो आपके पूरे दिन की है वो इस डायरी पर उतर आई। ये तो डायरी को यूज़ करने का तरीका है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है यूज़ करने का। अब जब कोच का बैकअप इसे मिलता है तो ये कैसे एक डिफरेंट डायरी की तरफ वर्क करती है। जैसे आप खुद भी समटाइम्स डायरी बनाते हैं, फिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हफ्ते भर बाद 10 दिन के बाद लगता है क्या करेंगे फिल करके, कोई देख तो रहा नहीं है, हमारी आदत छूट जाती है, हम उसे फिल करना बंद कर देते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, इफ़ यू कुड डू दैट। लेकिन कोच अगर आपके साथ है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज यू नो कि अभी एक व्यक्ति है, जैसे आपके कोच के साथ मीटिंग शेड्यूल्ड होती है, तो जब भी आप कोच से मिलने जाएंगे आपको डायरी के साथ जाना है। अगर आप डायरी के बिना जाएंगे तो कोच आपको डांट फटकार लगा सकता है, आपसे मिलने से इनकार कर सकता है। तो आपके ऊपर एक कंपल्शन होता है कि ठीक है, ये डायरी तो फिल करना ही है, तैयारी कर रहे हैं तो करना पड़ेगा, बिकॉज जब कोच से मिलने जाएंगे तो डायरी के साथ जाना पड़ेगा। एक इसका साइकोलॉजिकल बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और इसे समझना बहुत टेक्निकल नहीं है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रॉकेट साइंस, आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने ज्योग्राफी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा और आपने उसे इस डायरी पर मेंशन कर दिया। आपको पता है कि जब आप कोच से मिलने जाएंगे तो डायरी के साथ जाएंगे, और जब ये डायरी कोच के सामने खुलेगी तो कोच पूछेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा क्या है आपने, तो आपको बताना पड़ेगा। और ये बात आप पहले भी जानते हैं जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो आप इतना ध्यान देते हैं कि कम से कम इतना तो पढ़ ही लूँ कि जब कोच पूछे तो 5-10 मिनट बता सकूं। कंसंट्रेशन लेवल इनहेंस हो जाता है, आपकी रिसेप्टिव एबिलिटी बढ़ जाती है जब इस डायरी के पीछे आपके कोच का बैकअप होता है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट करता है आपकी पूरी तैयारी को। तो ये डायरी बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं तो। इसके अलावा एक कोर्स डायरी होती है। कोर्स डायरी आपकी तैयारी को सिस्टमैटिक करती है। ये है कोर्स डायरी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कोर्स डायरी को आप एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं एंड हाउ इट वर्क्स। देखिए, लेट मी पॉइंट इट आउट हियर। यहां पर देखिए एक टॉपिक लिखा हुआ है, सिंस पॉलिटी को यहां पे शेड्यूल किया गया है, पॉलिटी को, ठीक है। तो टॉपिक है हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग इवोल्यूशन। जब भी हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होता है, आप कोई भी सोर्स इस्तेमाल करें। फिर आपने सपोज करिए प्रियम्बल पढ़ा, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, रूल ऑफ लॉ, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। डायरी जब आपको मिलेगी तो ये जो यहाँ पर फिल किया गया है, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिल किया गया है जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, एक्चुअली में ये फिल नहीं होगा, ये ब्लैंक होगा। ये सारी चीज़ें लिखी होंगी जो आपको बोल्ड दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। जैसे ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया ये लिखे होंगे, और यहाँ पर ये जो ऊपर बोल्ड कलर में लिखा हुआ है ये लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रीडिंग 1 डेट, ठीक है। फिर नोट्स मेकिंग, आप डायरी पर ध्यान दीजिएगा, नोट्स मेकिंग आपने की कि नहीं की उस टॉपिक पर, आपने पहला रिवीजन किया कि नहीं किया, आंसर राइटिंग की कि नहीं की, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, सिक्स्थ रिवीजन, इतना पूरे साल का एक्चुअल में शेड्यूल होता है। 6 रिवीजन तक अगर आप किसी टॉपिक पे कर लेते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मिस होगा, वेदर इट इज ऑफ प्रीलिम्स और ऑफ मीन्स। तो देखिए इस पे काम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आप कॉर्नर में देखिए M2, M3, M1, M2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? M2 का मतलब ये है कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस में 2 बार पूछ चुकी है। पिछले 15 सालों का ये एनालिसिस आपके सामने इस कोर्स डायरी में लिखा जाता है। यहाँ पर एक पेज है, इसकी पूरी बुकलेट होती है जिसमें आपका पूरा सिलेबस मेंशन होता है। तो आपको एक्चुअली में बहुत परेशान नहीं होना है, आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। और चूंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सा टॉपिक यूपीएससी ने कितनी बार पूछा है, तो आपकी प्रायोरिटीज बेहतर हो जाती हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को बेहतर कर सकते हैं इसका सहारा लेकर। M2 का मतलब है यूपीएससी ने टॉपिक को मेंस में 2 बार पूछा है, मतलब कि हमें इस पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर M22 लिखा है तब फंडामेंटल राइट, आपको पता है कि इस टॉपिक को हर डायमेंशन से, हर तरीके से पढ़ के जाना है, बिकॉज यूपीएससी तो हर साल इस पर क्वेश्चन पूछती ही पूछती है।
समटाइम्स डायरेक्टली, और कई बार वो इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद आप सपोज करिए हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग एंड इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग आपने 5 मई 2019 को की। यहाँ पर नोट्स आपने बनाया कि नहीं बनाया, आपने किया डन, ठीक है। आपने पहला रिवीजन भी कर लिया एक दिन बाद। यूजुअली अगर आप 24 घंटे में एक रिवीजन कर लें तो वो कंसोलिडेट हो जाता है, और फिर अगर एक हफ्ते बाद एक रिवीजन और हो गया तो लगभग काम खत्म हो जाता है उस टॉपिक का। अब आंसर राइटिंग आपने की कि नहीं की, डन हो गया। 13 मई को यानी कि एक हफ्ते बाद आपने दूसरा रिवीजन किया। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्लान किया गया है। थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता होगी इस पर काम करने के लिए, लेकिन अगर आप कर पाए, सिविल की तैयारी करने आए हैं तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ करने को तैयार होंगे जो रिक्वायर्ड है, जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। एंड बिलीव मी, इट वर्क्स, ये काम करता है। और अगर आप इसमें डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो ये आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ एक्चुअली में आप तैयारी के माध्यम से सिविल सर्विसेज में जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। फिर आपने अगले दिन टॉपिक या ये दूसरा टॉपिक भी आपने चुना, नोट्स आपने सपोज करिए नहीं बनाया तो नॉट डन लिखिए, ताकि आपको पता हो कि हाँ ये टॉपिक पर काम नहीं हुआ है। बाद में हो जाए तो टिक कर दीजिएगा कि हाँ पहले नॉट डन था लेकिन अभी हो गया। इसी तरीके से आपको इस कोर्स डायरी को फिल करना है। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन ये आपके कोर्स का टाइम मैनेजमेंट है। इसकी पूरी बुकलेट होती है, और वो जो डायरी हमने देखी वो आपके डेली के शेड्यूल को चैनलाइज करता है, आपके कोच को मदद करता है कि वो आपको बेहतर तरीके से सुपरवाइज कर सकें, आपका काम कर सकें। और अगर आप सही टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल इस तैयारी में करते हैं तो भरोसा करिए कि आपकी तैयारी आसान होगी। समय का प्रबंधन अगर आप कर रहे हैं तो आपका समय कम लगेगा। जैसा कि लोग समटाइम्स नहीं कर पाते, वो इस तैयारी में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। ये सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज आपने शुरुआत से ही बहुत ही साइंटिफिक टाइम मैनेजमेंट प्लान किया है और आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पास एक कोच हैं जो लगातार आपको बैकअप दे रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक बना रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टाइम मैनेजमेंट। होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू।